स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि इसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, किस तरीके का इसका जो नेचर है वो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये हमारे संविधान में जो इंक्लूडेड है तो उसका पोजीशन क्या है, किस भाग में इंक्लूडेड है, किस से किस आर्टिकल तक इसको मेंशन किया गया है और कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं। ये सारे जो स्पेशल फीचर्स हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जो हमारा फैक्चुअल डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिटेल क्या है कि ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है उसके पार्ट 3 यानी कि तीसरे भाग में, भाग 3 में ये मेंशन्ड है। अब भाग 3 में मेंशन्ड है तो पार्ट 3 को हमारे में क्या कहा जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का क्या अर्थ है? जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट 3 को हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 जो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब है कि विच इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही इलेबोरेटेड प्रोविजन जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हमारे पार्ट 3 में दिया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक तरीके से जो हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसके में बहुत बड़ा जो योगदान है वो फंडामेंटल राइट्स का है। जिस तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की व्यवस्था हमारे देश में है उसमें फंडामेंटल राइट्स के योगदान को हम लोग नहीं नकार सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जिस पार्ट में है, पार्ट 3 में, उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि बिल ऑफ राइट्स यूएसए। ये जो बिल ऑफ राइट्स यूएसए है, ये यूएसए का जो संविधान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन लाया गया था तो उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये बिल ऑफ राइट्स जो है वो यूएसए का है और इसी बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका का संविधान है, इसी से इंस्पायर होकर के हमारे देश में जो संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में इंक्लूड किया था। तो और इससे भी ज्यादा एलेबोरेटेड प्रोविजन हमारे देश के संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स का ये नेचर हो गया, ये पार्ट 3 में है, ये किस देश के संविधान से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये किस से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के भाग 3 में मेंशन्ड है, पार्ट आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। उसके अलावा क्या है, एक डिटेल जो है हमारा कि पहले जो था वो फंडामेंटल राइट्स का जो संख्या था, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो कितने थे? तो 7 थे। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो अर्लियर जो पहले हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे? 7। अब जो हो गए हैं वो अब फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। तो एक कौन सा जो फंडामेंटल राइट था, जो हमारा मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के तहत, वो हमारे संविधान में था और उसको हटा दिया गया है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले किसमें था? ये आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था। लेकिन इस आर्टिकल 31 से इसको हटा, पहले आर्टिकल 31 में था तो जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था। लेकिन अब क्या किया गया कि इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा करके क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। ये लीगल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया। और कब हुआ? तो 1978 में, 1978 में एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको आर्टिकल 31 जो था, इस आर्टिकल 31 से हटा करके किस आर्टिकल में डाल दिया गया? तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है हमारा, यह आर्टिकल 300A। तो आर्टिकल 300A के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि अब वो हमारा मूलभूत अधिकार नहीं रहा, मौलिक अधिकार नहीं होकर के क्या हो गया? वो कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बन गया। कब हुआ? तो 1978 में हुआ। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और पहले आर्टिकल 31 में था, अब किस आर्टिकल में चला गया है? तो आर्टिकल 300A में। एक और पॉइंट देख लेते हैं कि आर्टिकल 31 में था तो पार्ट 3 में था,
लेकिन अगर आर्टिकल 300A में चला गया तो अब किस पार्ट में चला गया, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये चला गया है हमारे पार्ट 12 में। ये जो हमारे संविधान का जो भाग 12 है उस भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300A में अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स का कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ इसका जो नेचर था, नेचर क्या है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये फंडामेंटल राइट दे दिया गया है तो आप इसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है हमारी, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट कहने का मतलब जो हमारा राज्य, भारत एक राज्य, इंडिया इज ए स्टेट, तो इंडियन स्टेट को ये पावर है कि टाइम टू टाइम वो आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो देखेंगे कि जो हमारे जो सिटीजन्स हैं अगर उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकती है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होगा, ये रीजनेबल शब्द, ये रीजनेबल शब्द की व्याख्या कौन करेगा, तो ये हमारे जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, ये कोर्ट जो है वो रीजनेबल शब्द की व्याख्या करेंगे। यानी कि जो रीजनेबल है या नहीं है जो गवर्नमेंट का ग्राउंड, उसकी व्याख्या कहाँ होगी, तो कोर्ट ऑफ लॉ में होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, जस्टिसिएबल इन नेचर है। अगर आपको आपके साथ इसकी अवहेलना की जाती है, आपको ये नहीं दिया जाता है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है इससे आपको वंचित किया जाता है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है और इसमें इतना ज्यादा अधिकार है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू दी लोअर कोर्ट्स। तो इतना ज्यादा अधिकार है, लेकिन ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, ये एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब कि आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा कुछ और प्रोविजन भी इसका हम लोग देख सकते हैं कि जो इमरजेंसी का जो पीरियड होता है, जो इमरजेंसी यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी का जो पीरियड होता है, उस इमरजेंसी के पीरियड के दौरान जितने भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। जैसे ही इमरजेंसी का जो प्रोविजन लागू किया जाता है तो सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स। जो 2 हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे इमरजेंसी के प्रोविजन के दौरान भी खत्म नहीं होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल जो है वो ड्यूरिंग दी इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी जो लागू रहती है तभी कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते हैं, जो लागू रहते ही हैं, तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इस तरीके से एक और क्या है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये परमानेंट नहीं है। अब परमानेंट नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, परमानेंट नहीं है कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है। जैसे हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल हम लोग देखा यहाँ पे कि गवर्नमेंट के पास अगर ये परमानेंट होता तो ये तो 7 था तो 7 ही रहता, ये 6 हुआ। तो परमानेंट कहने का ये मतलब है कि अगर सरकार ये चाहे, सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट में रहने के लायक नहीं है, या इससे हम ये फंडामेंटल उतना नेचर इसका नहीं है, अगर गवर्नमेंट इस चीज को देखती है तो वो क्या कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या कर सकती है कि इससे हटा सकती है। जिस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में हटा दिया गया था। लेकिन अब इसमें ये एक प्रोविजन दिया गया है, हम लोगों को केशवानंद भारती केस याद है, तो केशवानंद भारती केस के तहत क्या दिया गया था, जो बेसिक फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का जो मूलभूत जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी आर्टिकल को इसमें से हटा सकते हैं, लेकिन वो हटाने से जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक नेचर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है, उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अगर सिटीजनशिप का प्रोविजन, तो इसको तो हम नहीं हटा सकते हैं ना, अगर फंडामेंटल राइट्स में हम राइट टू इक्वलिटी है, तो इसको अगर हटा दिया जाएगा तो पूरा जो नेचर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो चेंज हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी हम इसको नहीं हटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके अलावा कुछ राइट्स ये भी है जिसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उसका एक नेचर हम लोग देख लेते हैं कि जो राइट्स है ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक निगेटिव भी होते हैं, एक पॉजिटिव भी होते हैं। निगेटिव राइट्स, तो निगेटिव जो हो गए वो किसके लिए होंगे, स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट के ऊपर क्या करती है, ये वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि वो जनता जो है उसको ये सारे राइट्स जो है वो मुहैया कराएगी। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो जाएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि जनता के पास ये अधिकार होता है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स दे कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा
कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सारे लोगों को दिए जाते हैं, चाहे वो फॉरेन सिटीजन यानी कि जो एलियन जो कंट्रीज होती हैं, यानी कि जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। उसके अलावा जो बाकी दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं वो भी अगर हमारे देश में आते हैं तो उनको भी कुछ अधिकार जैसे राइट टू लाइफ वगैरह है, ये सारे मिले हुए होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जो आर्टिकल्स, ये जो राइट्स हैं, वो ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के जो नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको ही दिए जाएंगे। उसके बारे में स्पेसिफिक हम लोग एक एक करके देखेंगे। बस ये नेचर है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सारे सभी लोगों को नहीं मिलते हैं। कुछ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ जो बाकी जितने भी लोग होते हैं उनको दिया जाता है। ये फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल इक्वलिटी को भी शो करता है कि हमारा जो पॉलिटिकल इक्विटी है, जो हमारा, अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अपने डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स, हमारा जो ये सिस्टम है, सेटअप है, इससे फंडामेंटल राइट को हटा दें तो जो एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपके पास अधिकार नहीं होगा तो आप उस अधिकार को मांगेंगे नहीं, क्योंकि अधिकार ही नहीं है तो आप उस पर कम ये इंपोज नहीं कर सकते हैं, आप उसको मांग नहीं सकते हैं। तो आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट हो, किसी भी टाइप का जो डेवलपमेंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स के कुछ हम लोगों ने फीचर्स देखे, कुछ उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थे उसको हम लोगों ने देखा। तो एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्टरी लेसन था। इसमें हम लोगों ने जो डिफरेंट इसके फीचर्स थे वो देखे। तो इससे आगे के जो हमारे स्पेसिफिक जो अलग अलग जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।